गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए ट्रांसफार्मर की फेजर डायग्राम देखते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर की फेजर डायग्राम देखेंगे एट नो लोड। ठीक है, एक सिंपल सी फेजर डायग्राम देखेंगे और जो समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से क्यों है, क्यों V1 ऊपर है और 5 V1 से म्यूचुअल फ्लक्स V1 से लैग कर रहा है बाय 90 डिग्री एंड देन वाई E1 एंड E2 इज लैगिंग बिहाइंड द म्यूचुअल फ्लक्स 5 बाय 90 डिग्री। एंड इफ वी सी इन अ बिग पिक्चर E1 एंड E2 जो EMF इंड्यूस हो रहा है आपके टर्न्स के ऊपर, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स के ऊपर, दैट इज लैगिंग द सप्लाई वोल्टेज इवन बाय 180 डिग्री। तो ऐसा क्यों हो रहा है इस लेक्चर में वो समझेंगे और इस फेजर डायग्राम के स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो देखिए, ये काफ़ी सिंपल सी फेजर डायग्राम है। ये सिंपल सी फेजर डायग्राम क्यों है? इसके दो रीज़न हैं। क्योंकि यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं ट्रांसफार्मर इज एट नो लोड, पॉइंट 1, और जो ट्रांसफार्मर है दैट इज़ एन आइडियल ट्रांसफार्मर, पॉइंट 2। नो लोड पे है हमारा ट्रांसफार्मर से कहने का मतलब है प्राइमरी साइड पे ट्रांसफार्मर की हम सप्लाई तो दे रहे हैं, लेकिन जो सेकेंडरी साइड है आपके ट्रांसफार्मर का, उस पर कोई भी आउटपुट नहीं कनेक्ट है। मतलब आपका लैपटॉप, टीवी, मोबाइल कुछ भी चार्ज नहीं हो रहा। आपके ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड पे जहाँ पे लोड कनेक्ट करते हैं वहाँ पे किसी तरह का कोई एसी, फ्रिज, टीवी कुछ भी कनेक्ट नहीं है। आपका जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड है दैट इज़ ओपन सर्किटेड, उसके साथ कुछ भी कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये फेजर डायग्राम इतनी सिंपल क्यों है? क्योंकि ट्रांसफार्मर को हम कंसीडर कर रहे हैं नो लोड एंड अगेन वी आर कंसीडरिंग द ट्रांसफार्मर टू बी एन आइडियल वन। तो चलिए देखते हैं ये ट्रांसफार्मर की इस तरह की फेजर डायग्राम एट नो लोड आइडियल ट्रांसफार्मर की क्यों बनती है, कैसे बनती है, वो समझते हैं। स्टेप 1 था नो लोड ट्रांसफार्मर क्या होता है वो समझना, वो हमने समझ लिया। ट्रांसफार्मर एट नो लोड का क्या मतलब है कि उस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड पे किसी भी तरह का कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है। लोड से मतलब कुछ भी लैपटॉप, हीटर, गीज़र कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। ट्रांसफार्मर इज कम्प्लीटली ओपन सर्किटेड, किसी तरह की सेकेंडरी साइड पे करंट फ्लो नहीं कर रही। ठीक है, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी इज एट नो लोड। अब बात समझ लेते हैं इस फेजर डायग्राम को समझने से पहले ये फेजर डायग्राम ऐसी क्यों बनी। हमने ये भी एक कंसिडरेशन, एक कंडीशन, एक अजम्पशन लेते हुए चलेंगे कि ये ट्रांसफार्मर आइडियल है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। देखिए, आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, कुछ अजम्पशंस रहती हैं। ये जैसे आपका आ गया एक ट्रांसफार्मर मान लेते हैं। ये आ गया आपका ट्रांसफार्मर। तो आइडियल ट्रांसफार्मर की जो 4 पॉइंट्स रहते हैं वो ये है। सबसे पहला रहता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वाइंडिंग्स का, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का, वो हम कंसीडर करते हैं ज़ीरो है। आइडियल ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल और इक्विवेलेंट टू ज़ीरो। तो आइडियल ट्रांसफार्मर की अजम्पशंस ये रहती हैं। पहले आगे रेजिस्टेंस की वैल्यू वाइंडिंग की एकदम ज़ीरो है। देन दूसरी आ जाती है जब हम ट्रांसफार्मर को सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं, डीसी क्यों नहीं देते? ये भी एक क्वेश्चन रहता है। ट्रांसफार्मर को डीसी नहीं देते, ट्रांसफार्मर चल जाता है। इस बात को एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे बात आ रही है ट्रांसफार्मर को एसी सप्लाई दी जाती है। तो जो एसी सप्लाई दी जाती है वाइंडिंग में फिर करंट फ्लो करती है। तो जो वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगी, आई नॉट, आई एम, कुछ भी कह लीजिए इस करंट को आप, मैग्नेटाइजिंग करंट, उसकी वजह से जो फ्लक्स बनेगा कोर में, हम कंसीडर करते हैं इन एन आइडियल केस जो वो फ्लक्स बनेगा वो सारा का सारा आपका लिंक करेगा आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग को। तो बट इन एक्चुअल, इन प्रैक्टिकल केस क्या होता है, जो आपका फ्लक्स बन रहा होता है वो सारा का सारा आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक नहीं कर रहा होता। कुछ ना कुछ फ्लक्स आपका लीक कर जाता है। लीक करने से मतलब हम फ्लक्स वही कंसिडर करेंगे यूज़फुल जो आपकी प्राइमरी से बना और सेकेंडरी को भी लिंक कर गया, ये वाला। और बट इन प्रैक्टिकल केस ऐसा होता नहीं है। प्राइमरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स बनता है वो कुछ ना कुछ ऐसा भी होता है फ्लक्स जो सेकेंडरी वाइंडिंग तक नहीं पहुंच पाता, उसे हम कहते हैं लीकेज फ्लक्स। तो लेकिन हम आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में कंसीडर करते हुए चलेंगे कि हमारा जितना भी फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग में बन रहा है वो सारा का सारा आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक कर रहा है। सारा का सारा फ्लक्स जो प्राइमरी वाइंडिंग से बन रहा है
दैट इज गेटिंग म्यूचुअली लिंक टू द सेकेंडरी वाइंडिंग टू। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेकेंड पॉइंट आइडियल ट्रांसफार्मर का, कि आइडियल ट्रांसफार्मर में हम क्या कंसीडर करते हैं, रेजिस्टेंस को वाइंडिंग का जीरो कंसीडर करते हैं, और फ्लक्स जो प्राइमरी में बनता है हम पूरा कंसीडर करते हैं कि सारा का सारा आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक कर रहा है। या आगे 2 पॉइंट आपके आइडियल ट्रांसफार्मर की एजम्पशंस पे। और तीसरा आ जाता है, हम कहते हैं कि जो कोर लॉसेस हैं आपके ट्रांसफार्मर के वो ज़ीरो हैं, निग्लिजिबल है, इक्विवेलेंट टू ज़ीरो है। कोर लॉसेस कौन से होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। ये भी एक सेपरेट लेक्चर में सीखेंगे। आपको पता है एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं फ्रॉम अदर यूट्यूब वीडियोस और योर प्रीवियस नॉलेज, इट्स गुड। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, इफ़ यू नो इट्स गुड, अदरवाइज इस कोर्स में भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस पर। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में हम एग्जाम्पशन वो लेते हुए चलते हैं कि आपका किसी भी तरह का हिस्टैरिसीस लॉस या एडी करंट लॉस नहीं हो रहा, एकदम निग्लिजिबल है, ज़ीरो है। एंड देन फोर्थ अजम्पशन लेते हुए चलते हैं। फोर्थ और थर्ड अजम्पशन एक ही है, अगर आपका कोर है ट्रांसफार्मर का, उसकी परमेबिलिटी का जो हिस्टैरिसीस कर्व होगा वो लीनियर होगा इस तरह का, तो उसका हिस्टैरिसीस लॉस विल बी ज़ीरो। अगर आपका किसी भी कोर का जो कर्व है, ऐसा एयर कोर ट्रांसफार्मर में उसका लीनियर कर्व मिलता है हमें हिस्टैरिसीस लॉस का, बट आयरन कोर में हमें लीनियर कर्व हिस्टैरिसीस का नहीं मिलता। बट हम आइडियल केस में कंसिडर करते चलते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर का जो आयरन कोर है वो उसका जो हिस्टैरिसीस कर्व है दैट इज़ लीनियर, उसकी वजह से हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होती। इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा थर्ड और फोर्थ पॉइंट आपस में मिलते हैं, एक ही है, हिस्टैरिसीस लॉस टू बी इक्वल टू ज़ीरो, इट इज़ मैंडेटरी कि जो आपका जो कर्व बन रहा है दैट इज़ लीनियर। तो इसलिए थर्ड और फोर्थ पॉइंट एक तरह से एक ही है। फॉर हिस्टैरिसीस लॉस टू बी इक्वल टू ज़ीरो और टू बी निग्लिजिबल, योर आयरन कोर शुड हैव अ लीनियर हिस्टैरिसीस कर्व। तो चलिए ये आ गया आपके 4 पॉइंट्स। एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को अगर आइडियल ट्रांसफार्मर कंसिडर करना है तो ये आ गया आपके 4 पॉइंट्स। उसकी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा ज़ीरो, जो फ्लक्स है, रिवाइज कर लेते हैं पॉइंट्स को, जो फ्लक्स है आपका जो प्राइमरी में बन रहा है दैट इज़ कम्प्लीटली गेटिंग लिंक्ड विद द सेकेंडरी वाइंडिंग, किसी तरह का लीकेज फ्लक्स नहीं है। आइडियल ट्रांसफार्मर की सेकंड अजम्पशन एंड थर्ड अजम्पशन और फोर्थ अजम्पशन, ये दोनों पॉइंट्स थर्ड और फोर्थ एक ही तरह के हैं कि मैग्नेटाइजेशन कर्व फॉर द कोर इज़ लीनियर, तो लीनियर होगा तो हिस्टैरिसीस लॉस विल बी इक्वल टू ज़ीरो। और टू बी एडी करंट इक्वल टू ज़ीरो उसके लिए लैमिनेशंस करनी पड़ती है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर हम कहते हैं हमारा एडी करंट लॉस भी ज़ीरो है। आपका मैग्नेटाइजेशन कर्व लीनियर होगा आपकी कोर का, तो आपका हिस्टैरिसीस विल ऑलरेडी भी ज़ीरो। इसलिए थर्ड और फोर्थ पॉइंट कुछ हद तक सेम है, मैग्नेटाइजेशन कर्व शुड बी लीनियर। तो हिस्टैरिसीस कर्व और एडी करंट क्या होते हैं लॉसेस, ये हम कंसेक्यूटिव लेक्चर्स में सीखेंगे। इफ़ यू ऑलरेडी नो दैट्स गुड। तो ये बात आ गई आपका एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को हम आइडियल ट्रांसफार्मर किस असम्पशंस को लेते हुए चलें तो कंसिडर कर सकते हैं। अब बात आ जाती है इस लेक्चर में, जब हमने शुरू किया था लेक्चर कि फेज़र डायग्राम बनाना चाहते हैं हम, इस लेक्चर में फेज़र डायग्राम सीखना चाहते हैं कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर की नो लोड पे इस तरह की फेज़र डायग्राम कैसे बनी, क्यों बनी, वो सीखना हमारा मेन गोल है इस लेक्चर का। तो चलिए उससे पहले मुझे आपको समझाना था नो लोड ट्रांसफार्मर क्या होता है, क्योंकि हम सीख रहे हैं फेज़र डायग्राम ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड। तो 2 पॉइंट्स से टू बी कंसिडर, ट्रांसफार्मर की फेज़र डायग्राम हम बनाना सीखेंगे एट नो लोड, और एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर नहीं आइडियल ट्रांसफार्मर की फेज़र डायग्राम बनाएंगे। तो आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, नो लोड क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए अब ये इस तरह की फेज़र डायग्राम क्यों बनती है ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड वो सीखते हैं। देखिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ इक्वेशंस को कहा था नोट डाउन करके रखना, नेक्स्ट लेक्चर में हमारे काम आएंगे। वो इक्वेशंस क्या हैं एक बार लिख देते हैं। एक इक्वेशन ये आ गई φm की और दूसरी इक्वेशन आ गई आपकी E1 की, दैट इज़ ये 2 इक्वेशंस आ गई। ये 2 इक्वेशंस देख के हम कह सकते हैं, अगर मान लेते हैं φm यहाँ पे है तो E1 की वैल्यू क्या होगी, φm अगर sin ओमेगा t है तो हमारा E1 कहाँ होगा, sin ओमेगा t माइनस 90 डिग्री। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, E1 हमारा इसका मतलब
हमारे 5M से पीछे पीछे चल रहा है बाय 90 डिग्री। तो हमारा E1 और E2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5M से 90 डिग्री पीछे। तो अब बात आती है V1 सप्लाई वोल्टेज। हमारा V1 5M से 90 डिग्री आगे क्यों है, तो उस पर बात करते हैं। तो स्टार्टिंग लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो लीनियर कर्व हम कंसीडर करते हैं, हमारे हिस्टैरिसीस का मैग्नेटाइजेशन कर्व हम हमारे आइडियल कोर का कंसीडर करते हैं टू बी लीनियर। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी प्राइमरी साइड पे करंट, नो लोड करंट फ्लो कर रही है और जो हमारा उसकी वजह से फ्लक्स बन रहा है 5M, हम हमारे मैग्नेटाइजेशन कर्व को लीनियर कंसीडर करते हैं। हमारे ट्रांसफॉर्मर में उसका बेनिफिट क्या रहता है, हिस्टैरिसीस लॉस विल बी इक्वल टू 0, दैट इज़ वन थिंग। द अदर थिंग इज़ उसका बेनिफिट रहेगा, हम बड़े इजीली अज्यूम कर सकते हैं कि अगर हमारा IM साइनोसाइडल है, IM कह लीजिए, मैग्नेटाइजिंग करंट कह लीजिए या नो लोड करंट कह लीजिए, अगर हम कहेंगे कि ये करंट साइनोसाइडल है तो ऑन द एजम्पशन ये हमारा मैग्नेटाइजेशन कर्व लीनियर है हमारे आयरन कोर का, वी कैन से कि हमारा जो 5M है दैट इज ऑल्सो साइनोसाइडल। तो ये बात क्यों मैं आपको समझा रहा हूँ कि IM और 5M साइनोसाइडल हैं और एग्जैक्टली एक दूसरे का कर्व फॉलो कर रहे हैं। अगर हमारे IM का साइन वेव इस तरह से चल रही है, सो ऑन कंसिडरेशन की मैग्नेटाइजेशन कर्व आपका ट्रांसफॉर्मर का बेयर लीनियर हिस्टैरिसीस कर्व, तो उसका फ़ायदा ये होता है, तो हम कह सकते हैं हमारा 5M का जो साइन वेव बनेगी दैट विल बी कम्प्लीटली ओवरलैपिंग द IM। ये आ गया आपका IM का फेजर और ऑन दैट अजम्पशन हम कह सकते हैं 5M का फेजर भी इसके बिल्कुल ओवरलैप करता हुआ है। IM एंड 5M इज़ इन कंप्लीट फेज। तो ये बेनिफिट मिल जाता है हमें हमारे मैग्नेटाइजेशन कर्व को लीनियर समझने का ट्रांसफॉर्मर का। तो हम कह सकते हैं IM और 5M इज़ इन फेज। तो अब मैं IM को क्यों कह रहा था इन फेज हैं, इसे मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि V1 90 डिग्री 5M से आगे क्यों है। तो चलिए देखते हैं V1 IM से 90 डिग्री आगे क्यों है। एक बात तो हमारी क्लियर हो गई है कि IM और 5M आपस में फेज में है कम्प्लीटली। अब मैंने आपको बस इतना समझाना है कि V1 IM कह लो या 5M कह लो से 90 डिग्री आगे क्यों है। तो ये देख लीजिए आपका ट्रांसफॉर्मर, मैंने पहले भी बताया था इस ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को ज़्यादा नहीं समझना, एक्जैक्टली वही समझना जो बेसिक इलेक्ट्रिकल एनालिसिस थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते रहते हैं। ये एक्जैक्ट वही सर्किट है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर कंसीडर करते हुए चल रहे हैं, तो इसका मतलब जो वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस इक्वल टू 0 कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। आइडियल कॉइल्स कंसीडर करते हुए चल रहे हैं, दैट मीन्स ये जो आपका ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी साइड है दैट विल बी ड्रॉन लाइक दिस। अब इस कॉइल को मैं अगर V1 AC सप्लाई दे देता हूँ तो आपका जो IM बनेगा, इस सर्किट में करंट बनेगी, वो आपने सीखा होगा मल्टीपल टाइम्स, आपके टीचर्स ने आपको कहा होगा एक इंडक्टिव सर्किट में, मैंने भी वैसे अपने लेक्चर्स में समझाया है, एक इंडक्टिव सर्किट में जो करंट होती है वो सप्लाई वोल्टेज से लैग कर रही होती है बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो ऊपर जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी तरफ एक बार देखिए। ये ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये कोर के ऊपर लिपटी हुई है तो वो इस तरह से दिख रही है, वर्टिकली प्लेस्ड है तो इस तरह से दिख रही है। इस कोर को हटा दीजिए और इस वाइंडिंग को हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दीजिए तो ये एग्जैक्टली ये सर्किट बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्यों आपका V1 आपके IM से या 5M से 90 डिग्री अहेड है। क्यों? क्योंकि ये एक इंडक्टिव सर्किट है, प्योर इंडक्टिव सर्किट है। हमारे आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं तो एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट्स में आपकी जो करंट होती है वो आपकी सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रही होती है। आप ऐसे कह लीजिए या ऐसे कह लीजिए कि आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट में आपकी जो वोल्टेज होती है वो आपकी करंट से 90 डिग्री लीड कर रही होती है, जैसे मर्जी कह लीजिए। तो यहाँ पे बात आ गई, तो आपका V1 IM से 90 डिग्री आगे क्यों है, क्योंकि ये हमारा एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है। सो हमारा सप्लाई वोल्टेज से IM was supposed to lag by 90 डिग्री एंड देन अगेन
E1 and E2 is also lagging the IM by 90 डिग्री. क्यों? वो हमने कल जो डेरिवेशन की थी वो यहाँ पे हमने ये रिजल्ट रिसीव किए थे, तो वहाँ से हमें पता चल गया था कि जो E1 होगा, इंड्यूस EMF होगा, दैट विल लैग द फाई एम बाय 90 डिग्री. तो ये इक्वेशन से आ गया एक्सप्लेनेशन कि आपका E1 E2 फाई एम से 90 डिग्री लैग क्यों कर रहा है. इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल रीजनिंग रहता है कि आपका जो E1 E2 है वो V1 से 180 डिग्री क्यों लैग कर रहा है बाय 180 डिग्री. E1 E2 क्यों लैग कर रहा है, वो फिजिकल रीजनिंग देते हैं हम अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ. लेंजेस लॉ क्या कहता है, जो भी चेंजिंग फ्लक्स की वजह से प्रोडक्शन होगी EMF की, उसका एक जो प्राइम मोटिव रहेगा दैट इज टू अपोज द वेरी कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन. तो यहाँ पे E1 और E2 बाय स्टेइंग, बाय बीइंग 180 डिग्री अपोजिट टू V1 इज द वे कि E1 E2 अपोज कर रहे हैं, इंड्यूस EMF अपोज कर रहा है अपने वेरी कॉज ऑफ प्रोडक्शन को, विच इज सप्लाई वोल्टेज V1. तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि E1 90 डिग्री बिहाइंड क्यों है फाई एम से बाय द इक्वेशन. और फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या रहता है कि आपका E1 E2 V1 से 180 डिग्री क्यों लैग कर रहा है, दैट रीजनिंग इज गिवन बाय द लेंजेस लॉ.